लास्ट पीरियड में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग, और ये सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग हम जापान से लाए, उसके बाद कनाडा से हम लाए हैं। कनाडा से लाए हैं कि रेसिडुअली पावर और फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज द फेडरल। हर स्टेटों का जो कंबाइन होके जिसके पर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो सब स्टेट है उसका संगठन, और संगठन का जो हेड है उसको फेडरल बोलते हैं। हो गया फेडरल सिस्टम का मतलब सब स्टेटों का संगठन, और ये संगठन का जो एडमिनिस्ट्रेशन जहां से किया जाता है दैट इज फेडरल सिस्टम। हो गया। तो देखो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या पावर्स है, ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ये कहां से हम लाए, कनाडा से लाए। और ये पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पावर ऐसे है जो ऑलरेडी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता है, उसको रेसिड्यूअरी पावर बोलते हैं, राइट। अभी देखो 3 प्रकार के लिस्ट है, मैं आपको बताता हूं। 3 प्रकार के लिस्ट है। एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या काम करना, चार्टर ऑफ ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट आर लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में है। और ये 1 to 100 नंबर तक ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या पावर्स है, ये 1 to 100 तक एक लिस्ट में जो लिखा हुआ है उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। हो गया क्लियर यूनियन लिस्ट का। उसका मैं मोटा एग्जांपल देता हूं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी ड्यूटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है देश की रक्षा करना। डिफेंस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है क्या? आपने देखा होगा डिफेंस मिनिस्टर का नाम, डू यू नो हु इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हेलो, यस सर। हु इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पता नहीं सर। राजनाथ। देखो राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, राइट। अभी देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर होता है, स्टेट गवर्नमेंट में होता है? नहीं होता है, राइट। तो ये डिफेंस सब्जेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हो गया क्लियर? जो डिफेंस सब्जेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें एक डिफेंस जो सब्जेक्ट लिखा है, तो डिफेंस के सब्जेक्ट पर कौन कानून बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, या पॉलिसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, राइट। उसके बाद है देखो डिफेंस के बाद फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरेन डिपार्टमेंट होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथेंटिकेटेड टू डील विद द ऑल फॉरेन कंट्रीज। हर फॉरेन कंट्री के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट कनेक्शन रखती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं रखती है। स्टेट गवर्नमेंट में कोई फॉरेन डिपार्टमेंट नहीं है क्या? नहीं है, राइट। नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में कोई, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लिस्ट अलग है, क्या क्या काम करना क्या काम नहीं करना, और स्टेट गवर्नमेंट का अलग लिस्ट है। अभी देखो स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट मैं बताता हूं। स्टेट गवर्नमेंट में देखो एजुकेशन है एजुकेशन मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर भी स्टेट गवर्नमेंट में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। तो ये जो एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्टर भी स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होता है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा आते हैं, उस सब्जेक्ट आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सके और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम जिसके पर कर सके, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है हिंदी में संयुक्त लिस्ट, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सके और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर सके। लेकिन आखिरी में जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सुप्रीम पावर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फेडरल सिस्टम का। हो गया क्लियर यहां तक? यस सर। तो ये 3 प्रकार के लिस्ट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट है उसमें 1 to 100 सब्जेक्ट है। जो स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट है उसमें 62 सब्जेक्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें भी लगभग 50 सब्जेक्ट है। तो ये 3 लिस्ट के अलावा
जो कोई काम बचता है वो काम कौन करेगा, जो लिस्ट में नहीं दिया गया है उसको बोलते हैं रेसिड्यूअरी पावर्स। हो गया क्लियर? ये रेसिड्यूअरी पावर क्या है? रेसिड्यूअरी पावर मतलब बचा हुआ पावर, राइट? जो कोई सब्जेक्ट में नहीं है उसके अलावा जो बचा हुआ पावर है उसको रेसिड्यूअरी पावर बोलते हैं। और रेसिड्यूअरी पावर कहां से लाए? कनाडा से लाए। हो गया क्लियर? यस सर। हो गया। रेसिड्यूअरी का मतलब है बचा हुआ, रेसिड्यूअर बचा हुआ। तो बचा बुचा जो पावर है वो इस पावर से, ये उसका प्रोविजन कहां से लाए हम? कनाडा से लाए। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाते हैं उसमें टाइम टू टाइम दैट शुड बी अमेंडेड अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को सिटीजन ऑफ इंडिया के रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइम टाइम पर अमेंड करना पड़ता है। तो ये अमेंडमेंट का प्रोविजन हम लाए साउथ अफ्रीका से लाए। कहां से लाए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का ये याद रखना, ए माने अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट कहां से लाए? अफ्रीका से लाए, साउथ अफ्रीका से। हो गया क्लियर? तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसका किस प्रकार अमेंडमेंट करना? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए एक संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल 368। देखो आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का आर्टिकल। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता तो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो अभी मैं रिसेंटली एक आपको बताता हूं एग्जांपल। अभी देखो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक आर्टिकल अमेंड हुआ है। आर्टिकल नया आर्टिकल बनाया 103। ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट आर्टिकल 103 अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट नंबर 103 है। 103 माने थर्ड, राइट? तो इसके जरिए एक क्या EWS अभी किया गया 2018 में। डू यू नो EWS? देखो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC ये सभी के लिए रिजर्वेशन था। शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन था, शेड्यूल ट्राइब के लिए था और OBC के लिए। ये सब रिजर्वेशन मिला के 49% रिजर्वेशन था। OBC के लिए 27% और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इस प्रकार रिजर्वेशन था 27 और ये दोनों का मिला के 22, टोटल 49% रिजर्वेशन था। लेकिन बाद में डिमांड हुई और गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ जो अपर क्लास वाले जो लोग हैं उसमें भी जो सवर्ण क्लास वाले लोग हैं, जो ब्राह्मण, बनिया, पटेल, जो हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया ना उसके बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि इसमें भी जो गरीब लोग हैं जिसको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट ने EWS 10% रिजर्वेशन दिया EWS का। कब? 2018 में। कैन यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, तो ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अभी सर्विस के लिए, एजुकेशन के लिए, MBBS में एडमिशन के लिए, मेडिकल में एडमिशन के लिए ये 10% जो रिजर्वेशन उनको दिया है उसके मुताबिक उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इनकी जो आवक मर्यादा है, इनकम 8 लाख तक जिसकी इनकम है उसको EWS में माना जाएगा और उनको इस प्रकार का रिजर्वेशन 10% मिलेगा। तो पहले 49% रिजर्वेशन था और 10% बढ़ा 59 हो गया, राइट? और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पर कोई केस भी हुआ था लेकिन मोहर लगा दिया कि ये फाइनल जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है पार्लियामेंट में वो सही है। तो ये लेटेस्ट वाला एक आपको याद रखने की जरूरत है। 103rd अमेंडमेंट, 103rd अमेंडमेंट कब हुआ? 2018 में हुआ और उसका सब्जेक्ट क्या है? EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, राइट?
उसके बाद है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट